मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 11th हिंदी मीडियम आरबीएससी का चैप्टर 2 क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या बताया था? इससे पहले हमने बताया था कि जो परमाणु की जो मूलभूत कण है उसमें जो कैथोड रेज है उसकी खोज कैसे हुई। कैथोड रेज के बाद देखिए अब हमारे पास आता है कैनाल किरणें। ठीक है, कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, इसमें क्या किया था? इसने भी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको बताया था कि एक विसर्जन नलिका ली कांच की, कैथोड लिया, एनोड लिया, उसमें गैस भरी, कम दाब उच्च वोल्ट पर, देखा कि जो गैस है उसका क्या हुआ? विसर्जन हुआ, है ना। और कुछ किरणें कहां से कहां की ओर जाने लगी? एनोड से कैथोड की ओर जाने लगी। कहां से जाने लगी? एनोड से निकली कैथोड की ओर। आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैनाल किरणों का जो प्रयोग था इसमें हमने जो कैथोड किरणें जो कैथोड लिया है वो कैसा लिया है? कैथोड हमने छिद्रित लिया है। कैसा लिया है? छिद्रित लिया है। बिल्कुल सेम वही एक्सपेरिमेंट है जो कि हमने कैथोड किरणों के लिए किया था। तो जैसे ये एक विसर्जन नलिका है, यहाँ पर निर्वात लगाया हुआ है। ठीक है, बैटरी से इसको कनेक्टेड किया हुआ है हमने। 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक प्लस एक माइनस। इसके अंदर एक गैस भरी है। तो देखा कि जो किरणें हैं, कुछ कण जो है, कण निकलते हैं, वो कहां से कहां निकलते हैं? प्लस से माइनस की ओर गति करते हैं, धनाग्र से ऋणाग्र की ओर गति करते हैं, और हम कह सकते हैं एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो किरणें निकली वो किससे मिलकर बनी थी? धनावेशित कणों से मिलकर बनी थी। तो देखिए, जब हम कैनाल किरणें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैनाल किरणें क्या है। कैनाल किरणें धनावेशित कणों से बनी है, यानी ये किन पार्टिकल से मिलकर बनी है? प्लस आवेश से, धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। इनकी प्रकृति किस पर निर्भर करती है? विसर्जन नलिका में उपस्थित गैस पर निर्भर करती है। आप यदि गैस को बदलेंगे तो कण की प्रकृति बदल जाएगी, मतलब कण रहेगा तो धनावेशित, लेकिन उसकी और चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो अब जब हमने इसमें गैस भरा, हमने एक गैस भरी उसके लिए धनावेशित कण अलग आए, यदि हमने दूसरी गैस भरी उसके लिए अलग आए, तीसरी उसके लिए अलग आए। ठीक है, तो विसर्जन नलिका में भरी गैस पर निर्भर करती है। फिर यदि हम आवेश अपन द्रव्यमान का अनुपात निकाले, आवेश अपन द्रव्यमान क्या होता है? E/m, जो हमने उसमें भी निकाला था। तो जब हम आवेश अपन द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं तो वो किस बात पर निर्भर करता है? वो भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कण है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप जो विसर्जन नलिका ले रहे हैं उसमें कौन सी गैस ले रहे हैं। अब जो धनावेशित कण है, यदि हम हाइड्रोजन के लिए माने तो जो धनावेशित कण है उन पर आवेश कैसा होगा? धनावेश होगा। कितना उसका मान है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है। द्रव्यमान कितना है? 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ठीक है, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएं इस पर और यदि हम विद्युत क्षेत्र लगाएं तो हम देखेंगे कि इन कणों का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही नहीं है। हमने इससे पहले जो कैथोड किरणें पढ़ी थी उसमें हमने देखा था चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया, तो जो कण थे वो सीधी गति करते थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। ठीक है, और यदि हमने दोनों क्षेत्र एक साथ लगा दिए तो चुंबकीय क्षेत्र ने विद्युत क्षेत्र को निरस्त कर दिया था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में इन कणों का व्यवहार कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, तो कैनाल किरणें क्या है? आपको कैनाल किरणों के बारे में 4 पॉइंट स्पष्ट ध्यान रखने हैं कि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, जिनकी खोज गोल्डस्टीन ने की। इनकी प्रकृति जो है वो किस पर डिपेंड करती है कि आपने जो विसर्जन नलिका ली है उस विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी है। गैस बदलने पर सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, जो धनावेश है उसका आवेश तो प्लस में होता है, वही सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। फिर जो तीसरा कण है, तो ये जो धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, इन्हें हम क्या कहा गया? इन्हें प्रोटॉन कहा गया। कैथोड किरणों को क्या कहा गया? कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया था। ठीक है, और कैनाल किरणों को प्रोटॉन कहा गया था। ठीक है, थर्ड पार्टिकल जो है, तीसरा जो कण है परमाणु के अंदर, मूलभूत जो कण है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन
पैटर्न की खोज जो थी वो चैडविक ने की थी। उसने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की, किस पर, बेरिलियम के ऊपर। अल्फा कणों की बौछार जब उसने बेरिलियम की एक पतली परत, मान लीजिए ये कोई पतली परत है, एक पतली शीट ले ली इसकी बेरिलियम धातु की, और इसके ऊपर किसकी बौछार की, अल्फा कणों की। तो अल्फा कणों की बौछार जब बेरिलियम के पर की तो जो कण बाहर निकले वो क्या थे, 0n1, ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, जिन्हें न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता, ना प्लस का आवेश है ना माइनस का आवेश है, तो ये उदासीन होते हैं और इनका द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो परमाणु के तीनों मूलभूत कणों के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं परमाणु मॉडल पर। परमाणु मॉडल में देखिए डाल्टन का परमाणुवाद जो हमने है वो पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसके आगे जो हम जनरली परमाणु को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए, ठीक है। तो पहला मॉडल है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। इसको अलग अलग तरीके से समझाया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि ये है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये परमाणु है। तो परमाणु क्या है, परमाणु एक तो गोलाकार संरचना है और पूरी की पूरी क्या है, सारे में धनावेश है, मतलब पूरा परमाणु जो है वो धनावेशित है, लेकिन जो उसमें ऋणावेश है वो कहीं कहीं पर है। ऋणावेश कहाँ है, कहीं कहीं पर बीच में वितरित है, बीच में उपस्थित है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं वाटरमेलन, तरबूज देखा है सबने, तरबूज इस तरीके का होता है, गोल ले लीजिए, इस तरीके का कोई भी तरबूज है, तरबूज ऐसा, या आप कोई मोदक ले सकते हैं। तो इन सब में क्या है कि ये जो जैसे तो पूरा का जो तरबूज है उसका जो पूरा लाल भाग है वो तो क्या है, धनावेश है, और जो बीज होते हैं, बीच में बिखरे हुए होते हैं बीज, वो क्या है, वो ऋणावेश है, ठीक। इसी तरीके से आप बूंदी के लड्डू से समझ सकते हैं कि ये बूंदी का लड्डू है, ये छोटी छोटी बूंदियां हैं, ये क्या है, धनावेश है, और इसमें बीच में यदि कहीं कहीं पर इलायची लगी हुई है वो क्या है, ऋणावेश है। तो इसे हम थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। लेकिन ये परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, या हम कह सकते हैं जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो उदासीन प्रकृति को ये मॉडल समझाने में असफल रहा। उसके बाद दूसरा मॉडल आया जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित है, स्कैटरिंग पर, ठीक है, कि प्रकीर्णन किस तरीके से होता है। इसके लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उसने क्या किया, रेडियोएक्टिव पदार्थ लिया, उसकी अल्फा कणों, रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, जिनसे विकिरणें निकलती रहती है। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा कणों की बौछार की उसने किसके ऊपर, गोल्ड या सिल्वर की पन्नी पर। यहाँ पर एक पतली सी पन्नी लगा दी जो कि गोल्ड की, सोने की पन्नी, ये सिल्वर की पन्नी, ठीक है, चांदी की पन्नी, सोने या चांदी की जो भी आपको अवेलेबल है उसकी पन्नी लगा दी, और उस पन्नी के चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया, ठीक है। तो जब अल्फा कण उससे टकराते हैं, जब अल्फा कण गोल्ड या सिल्वर की पन्नी से टकराते हैं, तो टकराने के बाद वो आयनित होकर जो पीछे जिंक सल्फाइड है उस पर हमें ये पता पड़ता है कि वो कण वाकई में कहाँ गया, वो आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, ये हमें पता पड़ता है। तो अल्फा कणों की बौछार गोल्ड या सिल्वर की पतली पन्नी पर की गई तथा जिंक सल्फाइड लेपित स्क्रीन पर प्राप्त प्रतिदीप्ति से निम्न निष्कर्ष निकाला गया। क्या निष्कर्ष निकाला गया, पहला निष्कर्ष से निम्न क्या कहते हैं, निम्न प्रेक्षण निष्कर्ष ने निकाले, निम्न प्रेक्षण नोट किए। प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन, कि आप जब इस प्रयोग को कर रहे हैं तो अल्फा कणों की जब आप बौछार कर रहे हैं गोल्ड की पन्नी पर, तो क्या हो रहा है, तो उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण, जितने भी अल्फा कणों की बौछार की, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपण के गुजर गए, इसके बिल्कुल क्रॉस कर गए, इसके पार हो गए, ठीक है। तो अधिकांश अल्फा कण तो बिना विक्षेपण के, विक्षेपण का मतलब इधर उधर घूमे नहीं, जैसे पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपने अल्फा कण की बौछार की, कण बस वहीं से सीधा बाहर निकल गया, ठीक है। तो अधिकांश कण तो बिना विक्षेपण के गुजर गए, लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ एंगल पर, ज्यादातर कण तो ऐसे सीधे निकल गए, कुछ ऐसे थे कि जो थोड़े बहुत एंगल पर विचलित हो गए,
एंगल पर मुड़ गए यहाँ से, ठीक है, कुछ कोण पर विक्षेपित हुए। लेकिन 10,000 में से मात्र एक कण ऐसा था जो पुनः लौट गया, इधर से गया और इससे टकराकर वापस लौट गया। तो लेकिन 10,000 में से केवल एक ही कण ऐसा था। तो इन सब प्रेक्षणों को नोट करने के बाद रदरफोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग कैसा है, खाली है। खाली का मतलब रिक्त है, यानी आप ऐसे समझे कि ये जो परमाणु है इसका पूरा भाग कैसा है, खाली है, अधिकांश भाग खाली है। तभी तो कण यहाँ से डाला तो यहाँ से डाला तो यहाँ से डाला तो सब तरह से निकल गए ना एक तरफ से, ठीक है। इसका मतलब अधिकांश भाग रिक्त है। तो पहले प्रेक्षण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपण के गुजर गए, जो ये बताते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। दूसरे में क्या कहा गया था कि अल्फा कण कुछ अल्फा कण कुछ कोणों पर विक्षेपित हो गए, कि जब अल्फा कणों की बौछार की तो कुछ एंगल पर मुड़ गए, विक्षेपित हो गए, मतलब सीधे नहीं गए, ठीक है, मतलब पार नहीं हुए। तो कहा गया कि परमाणु का जो समस्त भार है वो एक छोटे से केंद्र में उपस्थित होता है, तभी तो ये एंगल पर मुड़ गए, ठीक है। तो जिस परमाणु का जो समस्त भार है वो कहां पर उपस्थित होता है, केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे क्या कहा गया, जिसे नाभिक कहा गया। ये जो है बीच में, इसे कहा गया नाभिक, ठीक है, जहां पर पूरे परमाणु का भार होता है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। पूरे परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, पूरे परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर को कहते हैं 1 फर्मी, ठीक। तो जो नाभिक है उसकी त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻15 है। 10⁻⁻15 तो बहुत कम है पूरे परमाणु की, यानी पूरे परमाणु की तुलना में जो नाभिक है वो बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है। और परमाणु के आयतन की तुलना में, पूरे परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाभिक के चारों ओर, फिर क्या कहा रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, तथा ठीक है कि नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब नाभिक है ना, नाभिक में प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या रहता है, और दोनों जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों आपस में, इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल रहता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का दूसरा नाम क्या है, आयनिक बल, है ना, मतलब आयनिक बल, जो आयनिक बंध में पाया जाता है। प्रोटॉन प्लस है, ये माइनस है, तो ये जो आवेश के कारण जो बल होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, रदरफोर्ड ने ये बता दिया, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के दोष क्या थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, इसमें ये कहा गया कि मतलब मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था, उस मैक्सवेल ने कहा कि यदि कोई आवेशित कण गति करता है, मान लो ये कोई आवेशित कण है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी आवेश है, हमें नहीं पता, हमने प्लस क्यों आवेश मान दिया, यदि ये गति कर रहा है, तो जब ये गति करता है, कोई भी आवेशित कण गति करता है, तो इससे क्या होता है, इससे विकिरण का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा कि आवेशित कण कब होता है, आवेशित कण यदि कहां पर गति करे, आवेशित कण जो है वो विद्युत चुंबक के रूप में विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो यदि विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर रहा है आवेशित कण का मतलब यदि इलेक्ट्रॉन है, अभी रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है, इसका मतलब ये आवेशित कण है। तो ये आवेशित कण, मैक्सवेल ने ये कहा कि आवेशित कण जब गति करता है तो उससे विकिरणों का या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जब इससे कुछ ऊर्जा निकलेगी तो क्या इसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी, और कम होती चली जाएगी तो इसका पथ जो है, जो इसका जो रास्ता है जिस पर ये चक्कर लगा रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो सर्पिलाकार हो जाएगा, और धीरे 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 इलेक्ट्रॉन को किसमें गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए। ये किसने कहा, ये रदरफोर्ड ने कहा, ठीक है। तो मैक्सवेल के अनुसार आवेशित कण गति करते हुए विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और इनका पथ सर्पिलाकार होते हुए, इनका पथ जो है, रास्ता जो है सर्पिलाकार होते हुए इसे नाभिक
नाभिक में गिर जाना चाहिए, और यदि इलेक्ट्रॉन ही नाभिक में गिर गया तो परमाणु की संरचना तो बिगड़ गई। तो मतलब परमाणु का जो स्थायित्व है उसको रदरफोर्ड का मॉडल समझाने में पूरी तरीके से असफल रहा। तो इसके बाद जो मॉडल आया उसे हम कहते हैं बोर मॉडल। या और बहुत सारे मॉडल्स आए, ठीक है, और बहुत सारे सिद्धांत आए। तो लेकिन परमाणु के लिए जो सबसे ज्यादा काम का था वो था रदरफोर्ड के बाद वाला बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल को हम आगे पढ़ेंगे, इतना आप इसको नोट करेंगे और पढ़ेंगे। ये काफी कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। थैंक यू।